अदिल भाई इसकी स्टोरी सुने, इसकी बड़ी ज़िंदगी की दुखी कहानी है, इसके साथ क्या हुआ है। तो अब और वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे ना बच्चे को आप खड़ा कर देते हैं बड़े के सामने, जब भी कि मेहमान आएगा बताओ, मैं कहता था हाँ भी बताओ, फिर वो अपनी कोई स्टोरी बताता था कि ये हुआ, मैंने ये किया, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कहता था हाँ ये गलत हुआ है तुम्हारे साथ, इससे भी बात करनी बनती है, ठीक है। अच्छा तो Hello everyone, welcome and I hope you're all doing well. Today we have a very important guest with us named as Adil Afzal, but now also popularly known as Nasaz from Parizad, and he also goes by Kasai Darwesh on Instagram, which we'll get to in a bit. So before we begin with our conversation over a cup of coffee, make sure to subscribe to our YouTube channel Daily Scoop and follow us on Facebook, Instagram and Twitter. कासाए दरवेश। अच्छा, कासाए दरवेश। कासाए दरवेश। What does that mean? कासा कहते हैं उस पॉट को, उस प्याले को, जो कि किसी ज़माने में मलंगों के हाथ में या बेगर्स के हाथ में हुआ करता था, काले रंग का, जिसमें वो अपना खाना वगैरह या भीख जो भी मांगा करते थे, उसको कहते हैं कासा, उस प्याले को। और कासा ए दरवेश जब आप कहते हैं तो आप कहते हैं कि दरवेश का प्याला, वो वाला प्याला था। अच्छा, ऐसी कोई फिलॉसफी मेरे ज़हन में नहीं थी जब मैंने लिखा था। अच्छा। तो मैं बैठ के ना उस ज़माने में जब ये नया हमारी थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ है, हमने पूरा इर्तिका देखा है, तो हमने ऑर्किड भी यूज़ किया है, MIRC भी, याहू भी। सो हम ट्रेंड थे फेक नेम्स के साथ। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी ना याहू पे कभी रखी थी, ना MIRC पे, क्योंकि उस ज़माने में दौर ही ऐसा था, बहुत कम। तो वो जब शुरू में फेसबुक वगैरह है ना, तो आदत बन चुकी थी। जैसे अब बहुत सारे लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई वो स्वीट प्रिंसेस है या क्यूट जानू है, या इस तरीके के टाइटल्स लोगों ने रखे होते हैं, पापा की प्रिंसेस टाइप। सो वो उसी कैटेगरी का एक, आप समझ लें कि उस ज़माने में मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ अच्छा थोड़ा ऐसा फिलोसॉफिकल सा ना, ऐसा थोड़ा जिसके अंदर उर्दू फ्लेवर भी हो। तो बैठे बैठे बस किसी टाइम पे मैंने कासा ए दरवेश रख लिया था। वो बाद में चेंज ही नहीं हो सका, इंस्टा ने कहा नहीं अब आप इसी के साथ चलेंगे। सो हालांकि लोग अक्सर कहते हैं कि यार आप अदील अफजल कर दें या उस तरीके से बना लें ताकि सर्च करना आसानी हो, बट मुझे अच्छा लगता है और मैं कहता हूँ बस ठीक है, चलता है। आई थिंक इट वर्क्स ग्रेट। हाँ, मुझे वैसे तो पसंद है, ऑब्वियसली पसंद है। सो इसी तरह हम अब दूसरी बात पे आते हैं, उर्दू के बारे में। यू हैव अ वेरी द वे यू डिलीवर एंड द वे यू स्पीक, दैट हैज़ इट्स ओन एसेंस इन इट, एंड बहुत मतलब इट हैज़ बिन वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ पे भी you've talked a lot about them and you've delivered them very beautifully on Instagram in your videos वगैरह। तो where did that come from? How did you develop that? उर्दू तो खैर बेसिकली ऐसा है कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ। अच्छा। तो उर्दू तो हमारी ऑब्वियसली अच्छी होनी थी, थोड़ी सी। कुछ मुझे लगता है कि आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया हुआ है कि उर्दू बिल्कुल सुनने को ही नहीं मिलती, तो वो किसी की जो थोड़ी बहुत उर्दू भी है ना, वो अच्छी लगने लग जाती। तो मैं कोई, अगर आप कहें कि अगर आज से 20 साल 25 साल पहले बोल रहा होता तो वो, या 30 साल पहले बोल रहा होता इसी किस्म की उर्दू, तो वो बड़ी आमियाना सी कंसीडर होती। लेकिन अब वो थोड़ी सी ज़रा, क्योंकि आजकल रवाज नहीं। सो एक तो उर्दू की तो यही रीज़न है। पर्सनली मुझे खुद भी अच्छा लगता है उर्दू में कम्युनिकेट करना। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात बेहतर तौर पे उर्दू में कर सकता हूँ। बाकी भी ज़ुबानें थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन उर्दू चूँकि स्कूल में, घर में, फिर बाहर दोस्तों के साथ भी मोस्टली उर्दू ही बोली है हमेशा, क्योंकि डिफरेंट किस्म की रेस के लोग मेरे दोस्त रहे। मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो बलोच रहे हैं, बरावी रहे हैं, पठान रहे हैं, हज़ारा हैं, गिलगिती हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान की डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, हिंद को बोलते हैं, धनी बोलते हैं, गोजरी बोलते हैं, पोटोहारी बोलते हैं, तो ये सब ज़बानों के जब लोग आपस में बैठेंगे तो ऑब्वियसली फिर इन्होंने उर्दू में ही बात करनी है। हालांकि बाकी लैंग्वेजेस भी थोड़ी थोड़ी उन्हीं का जो है वो आप कह सकते हैं कि सोबत का असर था कि वो भी समझ आने लग गई। जहाँ तक बात है स्टांस की, तो वो थोड़ा सा मैंने रेडियो वगैरह में काम किया, और रेडियो से मुझे ये चीज़ थोड़ी सी समझ आ गई थी कि अच्छा आपने इंगेज कैसे करना है ऑडियंस को, क्योंकि उसमें हम जब FM में काम किया करते थे तो यही होता था कि 2-2.5 मिनट मैक्सिमम आपके पास टाइम है एक गाने से दूसरे गाने के बीच में। उसमें आपने अपनी कॉन्वर्सेशन करनी है और आपने मेक श्योर करना है कि वो कॉन्वर्सेशन, वो जो बात है, वो कोई पते की बात है। वरना 2 मिनट इतने ड्रैग लगते हैं, हमें फील नहीं होता, लेकिन वो 2 मिनट बड़े ड्रैग लगते हैं अगर आप काम की बात नहीं कर रहे। तो वहाँ से ना नेचुरली थोड़ी सी ट्रेनिंग थी और कोशिश भी थी कि यार अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो मेरी पूरी कोशिश हो कि मैं रिपीटिशन ना कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं तब बोलूँ जब मेरे पास बोलने के लिए कुछ है, क्योंकि इश्यूज तो डेली कोई ना कोई होते हैं।
मैं अगर आपको वही वाली बात, आप मेरा इनबॉक्स आके देखेंगे तो मुझे बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं इस चीज़ पे भी बात करें, इस चीज़ पे भी बात करें, इस चीज़ पे भी बात करें। लेकिन ये कि जिस चीज़ पे मेरे पास पर्सनली कुछ है जो मुझे फील हो रहा है कि मैंने बोलना है, तो मैं तब बोलता हूँ। इसलिए मेरे कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बड़ी रेगुलर नहीं है, वो ऊपर नीचे है। वो कभी महीने में 3 भी आ जाएंगी, कभी 3 महीने में 1 भी नहीं आएगी। सो आई थिंक बस वही है जो दिल से समझ में आई है करने कि ये बोलना चाहिए। और ये भी एक चीज़ है कि कोई ऐसा कोई बहुत वो वाला नैरेटिव नहीं है मेरे पास जो आपने कभी सुना ना हो। मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए अच्छी बात भी होती है कि लोग मुझे आके कहते हैं हाँ ये बात यही हम भी कहते हैं, ऐसे ही मैं भी सोचता हूँ, ऐसे ही मैं भी कहना चाहती हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं वही कह रहा हूँ जो कहीं सोसाइटी में बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बस कह नहीं पा रहे। तो वही एक रिलेटेबिलिटी वाली वो एलिमेंट है कि हाँ। मैं शायद थोड़ा सा, आप कह सकते हैं ना कि मैंने चूंकि क्राफ्ट सीख लिया है, मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, मैंने फिल्म पढ़ी हुई है, मैंने काम किया हुआ है, तो वो मेरा एक्सपीरियंस मुझे इतना तो सिखा गया है कि अगर किसी बात को करना है तो उसको कैसे करना है। बात तो वही है जो सोसाइटी में आप भी करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट सब वही बात करना चाहते हैं। अच्छा भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा भाई जस्टिस होना चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए, ये सारी वही बातें जो आप और मैं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ना बड़ी एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में करते हैं, वो उसकी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते। यानी वो ये तो कहेंगे कि हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उनसे सवाल करना शुरू करो तो आपको पता चलता है कि उसके पीछे जो मोटिव है ना उनकी बात करने का, वो कोई बड़ा इन डेप्थ में नहीं है, वो रिसर्च बेस्ड नहीं है। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट। आप किसी को पाकिस्तान में पूछ लें, मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है ऑन कैमरा, आप किसी से पाकिस्तान में पूछ लें कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए क्या किया या कायदे आज़म ने पाकिस्तान कैसे बनाया, तो वो आपको कहेगा कायदे आज़म ने मुसलमानों को शऊर दिया। आप उससे पूछेंगे कैसे, बस आप उससे इतना पूछें कि कैसे शऊर दिया। किताबें लिखी, तहरीक चलाई, जलसे किए, अगर कोई पॉइंट्स सामने रखे तो वो पॉइंट्स क्या थे। अगर कायदे आज़म ने उस टाइम पे कह दिया कि भाई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सूबे सॉवरन होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ के राइट्स होने चाहिए, अगर ये बात उन्होंने उस वक्त की थी तो फिर क्यों की थी ये उनको नहीं पता होगा। सो आप जब सरफेस लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो वो वही है ना, वो आपके अंदर से नहीं आ रही। कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि माशरे में जस्टिस ना हो, एवरीबडी वुड से कि जस्टिस होना चाहिए, लेकिन जब वो जस्टिस उनकी कास्ट, उनकी रेस, उनके रिलीजन या उनके रीजन में आप करने की कोशिश करेंगे, उसकी डोमेन में जाएंगे, तो उनके पास बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि फिर आप इवन जिन चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं आप उनमें खुद बिलीव प्रॉपर्ली नहीं कर रहे होते, आपने उसको अभी तक डिग इन नहीं किया, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फिलोसफीज को। तो बात करने वाले बहुत लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत इन डेप्थ जाके देख लिया, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बट मेरे पास जो मेरा, आई ऑलवेज से, जो मेरा सोर्स ऑफ कह सकते हैं कि जो डाटा है वो कॉमन लोग हैं ना, जो मेरे साथ उठते हैं, बैठते हैं, पढ़े हैं, काम कर रहे हैं। दे टेल मी कि भाई ये बात इस तरह भी तो हो सकती है। तो वो उन्हीं की बातें होती हैं जो मैं इधर उधर से पकड़ के और अपना एक नैरेटिव बना के कर देता हूँ। ऐसे ही होता है, बिकॉज you talk to other people, you gain more experience, you understand what they want, what you want, और इसी तरह आपका एक अपना वो बन जाता है। आपने औरत मार्च पे काफ़ी लाइक वीडियोस बनाई which went very viral। मुझे दो ही बनाई हैं। हाँ मतलब दो भी वो काफ़ी थी, उनमें जो आपने बातें की और जिन चीज़ों पे आपने you made people aware और जिस तरह से आपने उनको डिलीवर किया, आई थिंक दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड वो भी इसलिए कि औरत मार्च हो या कोई भी मूवमेंट हो हमारे सामने, हम अचानक से ना हमें साइड लेने का शौक है। Exactly. और हमें लगता है कि हमने किसी भी चीज़ के ऊपर साइड लेनी है, और फिर जब आपने एक साइड ले लेनी है ना तो फिर आपने अपनी हर चीज़ डिफेंड करनी है और अगले की हर चीज़ को अपोज करना है। जबकि इन रियलिटी ये आपके सामने एक चीज़ आई है, आप उसको एक दफ़ा ना बैठ के समझें। लाइक आपको लेट्स से अगर औरत मार्च के नारों के ऊपर एतराज़ है, अच्छा मैं खुद कभी औरत मार्च में मैंने जाके प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं उसके कभी किसी मार्च में नहीं गया, मैं उनके ऑर्गेनाइजर्स के साथ नहीं कभी उठा बैठा। मुझे पता है, मुझे एक्चुअली ये भी नहीं पता कि उनका प्रोसेस क्या है काम करने का। मेरे दोस्त ज़रूर जाते हैं, मार्च में जाते हैं, लेकिन मुझे उनका प्रोसेस, उनकी आप कह सकते हैं कि वो किस मेहनत से, किस मशक्क़त से आ रहे हैं, मुझे वो भी नहीं पता। लेकिन मुझे जो उनका आइडिया है ना वो समझ में आता है कि भाई अगर 4 लोग साल में एक दिन बाहर निकलते हैं तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात है। कुछ मुतालबा कर रहे हैं, आप उनका मुतालबा सुन ले। जाहिर है किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो घर से बाहर आएगा ना।
अब हमारा एक इशू ये बन चुका है, स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे, हम कहते हैं स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का क्या काम है पॉलिटिक्स करना, वो तो घर बैठ अपना तालीम हासिल करें। ओके जी, हमारे किसान बाहर निकलेंगे, हम कहेंगे यार किसान किसी के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तो सियासी उसके ऊपर निकले। हम कभी उनके मसाइल उनके मुंह से नहीं सुनना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि टीवी पे बैठा हुआ कोई जर्नलिस्ट हमारी पार्टी का, हमारी फेवरेट या कोई पॉपुलर लीडर उनके बारे में बता दे, एंड वी विल गो विद दैट नैरेटिव। उस चीज़ को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ कि यार आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कि बहुत जाके उस लॉबी का हिस्सा बन जाएं या बहुत मैं अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं कहता, क्योंकि मैंने कभी एक्टिविज्म किया नहीं। मैं कोई जाके कोई प्रैक्टिकली वाली बात है, ना मैंने नारे लगाए, ना मैंने मुशक्कत की है, ना मैं उन तकालीफ से गुजरा हूँ जिससे वो लोग गुजरते हैं। मैं तो कहीं दूर बैठ के जस्ट एक सपोर्ट में वीडियो बना देता हूँ ना, लीस्ट आई कुड डू कि मैं कह देता हूँ हाँ ये लोग ठीक है, या एटलीस्ट यार इनकी बात सुन लो। ये भी नहीं कहता कि ठीक है, मैं ये कहता हूँ इनकी बात तो सुन लो, बस इतना काम है मेरा। जो मुझे अगर आप कहेंगे तो असल तो काम वो है जो ग्राउंड पे हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, और उनको देखने और उनको सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप किसी भी मेरे तरह के बंदे से पूछें कि यार आप क्या विमेन राइट्स के बारे में आपका क्या बिलीफ है, या आप क्यों औरत मार्च में जाते हैं। ठीक है, मैं तो अपने साथ आप एक ओपिनियन दे दूंगा, लेकिन जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर आप ठप्पा लगा देते हैं, चाहे वो कोई माइनॉरिटी के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो कोई लेबर के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो किसी एंटी कैपिटलिस्ट उसके लिए काम कर रहा हो, उसके ऊपर हम फ़ौरन ठप्पा लगा देते हैं, उसकी हम बात ही नहीं सुनते। सो जो चीज़ लैक करती है ना हमारी सोसाइटी में, वो एक ऐसी इन्वायरमेंट लैक करती है कि जिसमें हम किसी का नुक्ता नज़र तहम्मुल से सुन सकें और फिर ये समझ सकें कि ज़रूरी नहीं है कि आप और मैं इस वक्त अगर साथ बैठे हैं तो हम 100% एक दूसरे के साथ अग्री करें। ये ज़रूरी नहीं है। आपका ब्रॉटअप और तरीके से, मेरा ब्रॉटअप और तरीके से, आपके करंट सर्कमस्टांसेस और हैं, मेरे और हैं, आपके प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस मेरे से डिफरेंट हैं। सो आप उसी तरीके से देख रहे हो, बट नाउ वी हैव टू को एग्जिस्ट। और वो ऐसा ही होगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस को समझूं और आप मेरे प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस को समझो एंड रिस्पेक्ट करो। और ये बड़ी बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है जो हम लैक करते हैं, कि किसी के साथ बैठना, बर्दाश्त करना, किसी का मौक़िफ़ सुनना। ये लैक ऑफ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, गुस्से की बहुत तेज है। ट्रेन नहीं करते ना, ट्रेन नहीं करते। ये ऐसा नहीं है कि हम जेनेटिकली हमारे अंदर फॉल्ट और बाकी कौमों में नहीं है। जब आप स्कूल में बच्चे को पहले दिन से बता देंगे कि बस ये जो तुम्हारी किताब में लिखा है ये सच है, बाकी सब गलत है, आपके टीचर के पास भी उतना ही नॉलेज है जितना उस बेचारे को भी किताब से और पीटीवी से और एक सरकारी नैरेटिव मिला ना, उसने भी तो बेचारे ने मुशक्कत नहीं की। अगर वो उससे ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करेगा तो सारा स्कूल और बच्चे के पेरेंट्स आके कंप्लेन कर देंगे कि ये हमारे बच्चे को क्या बातें बता रहा है, ये तो हमारे रियासत की छापी हुई किताबों में नहीं है। सो आप एक नस्ल ही ऐसी ट्रेन करते हैं जिसको आप सब कुछ सिखाते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, आप उसको मज़हब भी सिखाएं, आप उसको रियाजी भी सिखाएं, आप उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब सिखाएं, पर आप उसको पहले बेसिक एथिक्स तो सिखाएं। वो बेसिक एथिक्स क्या है ना, वो बेसिक एथिक्स यही है कि भाई आपने बस में कैसे सफ़र करना है, आपने ट्रेन में कैसे सफ़र करना है, आपने अपनी सड़कों को कैसे रखना है, आपने अगर एक मुख्तलिफ मज़हब के बंदे के साथ बैठना है तो आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें जोक हैं, कौन सी चीज़ें अब जोक नहीं हैं। ये छोटी छोटी बेसिक एक ट्रेनिंग है जो सिविक सेंस होती है, जो हम समझते हैं कि ये शायद खुद ही आ जाएंगी बड़े होकर। ठीक है, तो वो बड़े होके भी हमने देखा है, बड़े होके भी बहुत सारे ऐसे बड़े हैं जो एज में भी बड़े हैं और जहालत में भी उतने ही बड़े हैं। सही बात है। तो वो मौजूद है हमारी सोसाइटी में। वो बन गया है कि शायद अगर आप एजुकेशन में ऊपर जाते जा रहे हैं तो आपको बेसिक ह्यूमन चीज़ें भी आपको वो आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, अलजबरा ये पढ़ के इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है। ये एक सर्टेन इलम है। आप म्यूज़िक का ले लें, जो मोटरसाइकिल का बाहर एक मैकेनिक बैठा हुआ है वो भी तो मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट है ना, उसको पूरा इंजन आता है भाई। या कोई अगर प्लम्बरी करता है या कोई सड़क होता है, काम तो उसको आता है, वो हुनर है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ का इल्म है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। बट वो ज़मानत नहीं दे रहा कि वो एक अच्छा शहरी भी होगा, वो एक अच्छा इंसान भी होगा। अच्छा इंसान और अच्छा शहरी आपने बनाना होता है, और वो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आप शुरू करते हैं। आप और हम, हमारे घर में बच्चे हैं, हम कितने बच्चों को बाकायदा बैठ के कहते हैं कि यार देखो ये जो दरख्त है ये कौन सा है, या ये दरख्त है इसको हमने नहीं काटना है, या ये जो जानवर हमारे सामने गली में कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे इस तरीके से हमें नज़र आते हैं और हमारा पहला रिएक्शन होता है कि पत्थर मारो। क्यों? खुदा ने
को ये सारी चीज़, ये उसकी बनाई हुई दुनिया ना, हमारा बिलीव है कि खुदा ने ये कायनात बनाई है, हमें भी उसने बनाया, हम उसकी एक मखलूक है। हमें कब यह हक हासिल है कि हम हर मखलूक को मारते फिरें, वो भी अपनी मर्जी के लिए, कि मैंने घर बनाना है तो मैं सारी ज़मीन खोद दूंगा, वहाँ पे अगर परिंदे रहते हैं, वहाँ पे अगर दरख्त हैं, मैं इतना सेंसिटिव तो एक दफ़ा तो सोचूं ना, ठीक है। तो वो जो सोच है वो आपने बचपन से अगर नहीं डेवलप की, किसी बंदे का कनेक्शन नहीं डेवलप किया नेचर के साथ, कि जो वो खा रहा है वो उसकी रिस्पेक्ट करे कि ये जो मेरी फूड है ये मैंने वेस्ट नहीं करनी, ये किसी ने बड़ी मेहनत से बनाई है, जो दरख्त लगा है वो मैंने ख़राब नहीं करना है, जो सड़क है, ये जब आप बचपन से ट्रेन करेंगे ना, तो फिर वो शख्स किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, उसके आपके साथ डिफरेंसेस ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप कोएग्जिस्ट कर सकेंगे क्योंकि आप म्यूचुअल चीज़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये थोड़ी हमें लगता है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, पता नहीं पाकिस्तानी कौम कैसे ठीक होगी। आपने उनको सिविक सेंस सिखानी है, आपने उनको एथिक्स सिखाना है, और वो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं है कि आपके अब अगेन किताब में चैप्टर डालने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बिहेव, आपकी पार्लियामेंट को बिहेव करना पड़ेगा, आपकी मीडिया पर्सनल्स को बिहेव करना पड़ेगा, और आपकी ब्यूरोक्रेसी जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कंसीडर होती है, लाइक जुडिशरी हो गए, हमारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी पोस्टों से वाबस्ता लोग हो गए, आप कभी इनका एटीट्यूड देखें, आप इनका कभी इनके सबॉर्डिनेट्स के साथ रवैया, टोन देखेंगे, ये किस तरीके से बात करते हैं। तो जो बच्चा किसी ब्यूरोक्रेट का है वो यही सीख रहा है कि मैंने बड़े होकर ऐसे करना है, और जो बच्चा नीचे जाहिर है एक निचले तबके का है, किसी पीएन का, गार्ड का, वो यही देख रहा है कि सोसाइटी में पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा होगा तो इज्जत होगी। तो ये चीज़ें सीखने की, इसके लिए भी वाली बात है, वो आप तालीम ले लें, पैसा ले लें, प्रोटोकॉल ले लें, जो नई तमीज़ आनी तो नहीं आनी, वो तो नहीं आनी। चलें अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, योर रोल एज नासाज इन परिजात। हाउ डिड यू कम अबाउट इट, हाउ डिड यू गेट कास्ट इन इट, एंड लाइक वो आई थिंक दैट केम आउट वेरी नेचुरली, द रोल इन यू, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इट वाज थोड़ा सा काफ़ी नेचुरल फील एक थी उस रोल में। कोइंसिडेंट सा हो गया थोड़ा सा, कि उसकी लाइंस भी जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा अच्छा इस तरह की तो कुछ बातें मैं करता भी नहीं या मैंने की हुई है। सो ये बेसिकली प्ले बन रहा था, और इस प्ले के जो एसोसिएट डायरेक्टर है जाहिद, वो बहुत अच्छे से मेरी वीडियोस देख रहा था, और मुझे नहीं पता था कि वो देख रहा है, वो ही यूज्ड टू कमेंट, जो कि ऑब्वियसली मुझे क्या पता कि कौन आदमी है। सो फिर उसने मुझसे रब्ता किया था फेसबुक के थ्रू, कि अपना नंबर वगैरह ड्रॉप किया उसने, करके मैं ऐसे प्रोडक्शंस के लिए MD प्रोडक्शंस के लिए काम करता हूँ, एंड वी आर वर्किंग ऑन अ प्ले, और उसमें एक शायर का रोल है, एंड मैं चाहता हूँ कि वो आप करें। सो ये बेसिकली उसकी ही रिकमेंडेशन थी, उसने डायरेक्टर को दिखाया, फिर प्रोड्यूसर को दिखाया, और सब ने मेरी वो 1-2 वीडियोज़ देखी, उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, ये बोल लेगा। बट वैसे मेरा थोड़ा बहुत एक्टिंग का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस था, मैंने उससे पहले ज़िंदगी तमाशा में काम किया था, और आखिरी स्टेशन में भी छोटा मोटा काम किया, और अपनी तो मैं वीडियोस में ऑन एंड ऑफ स्किट्स वगैरह में भी अपीयर होता रहा। लेकिन ये रोल जब मैं करने भी गया था तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा था, मुझे था कि जैसे हर नॉर्मल आदमी देखता है, अच्छा कितने सीन है, 8-10 सीन है, 4-5 दिन का काम है, इतने पैसे हैं, तो बंदा इस तरह ही काउंट करता है, कहते चलो ठीक है कर लेते हैं। मुझे उन्होंने कहा ड्रामा बहुत अच्छा है, पूरी स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें ऐसे है, इसमें वैसे। वो मैंने ऑनेस्टली मैंने शुरू में कोई इतना नहीं समझा, जब मैं मुझे अपना पार्ट अच्छा लगा था, जो सीन्स उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेजे थे वो मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा कर लेते हैं। तो वो जब मैं करने गया हूँ तो तब मुझे पता चला कि ये रोल वाकई ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसकी ड्रामे में एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। एंड जब सारी कास्टिंग हो रही थी तो कई लोगों ने पूछा भी था कि ये कौन कर रहा है, इवन द एक्टर्स कि ये वाला रोल कौन कर रहा है। सो आई बिलीव कि डायरेक्टर साहब की ये बड़ी करेज है कि उन्होंने काइंड ऑफ अननोन एंड अनट्रेंड बंदे के मतलब उस तरीके से, मैं बहुत टीवी का ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, मैंने अभी तक कोई एक्टिंग में कोई ऐसा तीर नहीं मारा था कि वो अपने ड्रामे का एक इम्पॉर्टेंट रोल मुझे दे देते, बट ही टुक अ चांस। और ये शायद उनका विजन था कि उन्होंने देख लिया और उन्होंने कहा हाँ ये फिट बैठेगा उस ड्रामे की। वैसे परिजात की जो बाकी की भी कास्टिंग है ना वो बहुत मज़ेदार हुई है। सो वो नज़र आता है कि अच्छा वो सिर्फ ये नहीं किया कि अच्छा कौन कौन से एक्टर्स अवेलेबल हैं, दे एक्चुअली वर्कड ऑन देयर कैरेक्टर्स। तो बाकी उर्दू शायरी मुनीर न्याजी साहब की या मोहसिन नकवी साहब वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, खूबसूरत तरीन शेर वो कह के गए हैं वो मैंने सुना दिए, और वो भी लोगों को शायद ऐसा फील हुआ कि मैंने बहुत अच्छे पढ़े हैं,
अब I think वो it just fell into the right place with your delivery naturally. So I think that's what really caught the viewers. हम उर्दू के साथ हमारी थोड़ी सी इतनी दूरी हो गई हुई है ना कि हमारे सामने जब एक 4-5 लाइनों का पैराग्राफ आता है या पोइट्री आती है तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम इसको याद कर लें। अगर आप याद करने के बजाय समझ के पढ़ेंगे तो जो आपके पॉजेज एंड स्ट्रेस है वो सारा बड़ा नेचुरल आ जाएगा, वो फिर आपकी ही उसमें निकलता है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, चूंकि हमें अब आधे वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होते लोगों को कि वो बोल क्या रहे हैं, बट ठीक है आप प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेंगे कि ये मलाल है और ये ऐसे है और लफ्ज़, लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ नहीं समझ रहे तो उसकी अदायगी भी सही नहीं होगी। सो ठीक है, किसी की एजुकेशन इंग्लिश में हुई है या फ्रेंच में हुई है या किसी भी और ज़बान में हुई है, लेकिन अगर वो काम उर्दू में कर रहा है, उर्दू सिनेमा से जुड़ा है या उर्दू टीवी से जुड़ा है, सो उसको फिर वो ज़बान सीख लेनी चाहिए। अगर वो सीख लेगा तो अब सीखने से मुराद यही है कि जो थोड़ी बहुत शनासाई है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। और could you like tell us कोई मज़े का इवेंट जो हुआ हो ऑन सेट, a story that you remember? यार स्टोरीज तो बहुत है, मैं तो कोई एक आध अगर हमें आप बता सकें। Something interesting with the main actor परिजाद। अहमद के साथ तो मैं ऑलरेडी जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि यार अहमद रियली सपोर्टेड मी, और वो सपोर्ट यही थी कि जब हम साथ सीन्स कर रहे थे, क्योंकि हमने पहले कभी इकट्ठे काम नहीं किया था, तो अहमद ने मुझे हमारा पहला जो शूट था ना वो रेलवे स्टेशन के ऊपर ही था। तो सबसे पहला सीन जो मेरे ड्रामे में एंट्री का था वही पहला सीन हमने इकट्ठे शूट किया था। तो वो जब शूट करके हम लोग साइड पे हुए, फिर दूसरा सीन शूट किया, तो दूसरे तीसरे सीन पे जाते जाते अहमद ने मुझे कहा कि आपको ना बहुत काम मिलने वाला है आगे। तो मुझे थोड़ी सी ऐसी है, मैंने कहा ना करो यार, काम ही तो नहीं मिल रहा, हम बस ही फिरते रहते हैं वेले। उसने कहा नहीं, आपको काम मिलने वाला है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे, आपकी लाइंस मतलब जो आपकी अदायगी है उसका तरीक़ाकार बहुत अच्छा। सो उसके साथ फिर मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी लोगों को ऑन स्क्रीन एक चीज़ नज़र आई है कि यार ये बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो वो ना रियल लाइफ में भी वैसे ही डेवलप हो रही थी एट सेम टाइम, क्योंकि मैं उसे पहली दफ़ा ही मिला था। और फिर वही है कि आप दिन में भी बैठ गए, आपने काम कर लिया, फिर आपने शाम में इकट्ठे हैंग आउट कर लिया, कभी कॉफ़ी पी ली, कभी कोई लंबी डिस्कशंस कर ली। सो वो एक उनके साथ, और ऑब्वियसली इस ड्रामे का जितना भी क्रू है तो सबके साथ तफरी की है, बहुत तफरी की है। मैं तो मेरा यही है कि आप गए, आपने जाके अपनी एक्टिंग की, उसके बाद तो आपके पास स्टोरीज ही स्टोरीज है ना। वो प्रोडक्शन वाला आ रहा है और वो फिर उनको वो सबने मेरा थोड़ा सा काम देखा हुआ था, वो बंदा पकड़ के लाते थे, अदिल भाई इसकी स्टोरी सुने, इसकी बड़ी ज़िंदगी की दुखी कहानी है, इसके साथ क्या हुआ है। तो अब और वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे ना बच्चे को आप खड़ा कर देते हैं बड़े के सामने, जब भी मेहमान आएगा बताओ, मैं कहता था हाँ भी बताओ, फिर वो अपनी कोई स्टोरी बताता था कि ये हुआ, मैंने ये किया, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कहता था हाँ ये गलत हुआ है, तुम्हारे साथ इस पर भी बात करनी बनती है, ठीक है अच्छा। तो वो रोज़ की इस तरीके की बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ थी, लर्निंग का भी ऑब्वियसली मौका था, तो अच्छा था। मैं मतलब कोई अब क्या फनी इवेंट बताऊं, बहुत सारे मुझे सेंसर करने पड़ते हैं। आई थिंक दैट वाज गुड इनफ। अभी आपने तफरी वर्ड यूज़ किया था। आई नो फॉर अ फैक्ट कि व्हेन विल पुट दिस वीडियो अप पीपल आर गोइंग टू से कि क्या ये कराची से हैं, तो क्या आपका कोई कराची से बैकग्राउंड है? हैव यू लिव्ड इन कराची? कराची से सिर्फ यही ताल्लुक़ है कि मैं जब भी कराची गया हूँ तो अनफॉर्चुनेटली बहुत थोड़ी देर के लिए रुका और ठहरा हूँ, इसके अलावा मेरा कराची से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये वही वाली बात है, आप शुगल भी कह सकते हैं, आप मस्ती भी कह सकते हैं, आप इंजॉयमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि सोसाइटी में एक लफ्ज़ तफरी भी चलता है तो, और ये आई थिंक बिकॉज आई हैव लिव्ड इन कराची फॉर लाइक 2 years, तो मैं भी तब तफरी गई थी, लेकिन फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे शुगल कहना पड़ा, क्योंकि जब मैं तफरी गई थी तो एक नहीं, मैं अब जो हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर काम है ना वो कराची में होता है, तो कराची के बहुत सारे लोग हैं जो आपको सेट पे मिलेंगे, एडीज, डायरेक्टर्स, राइटर्स, हर तरह के एक्टर्स। सो आपको बड़ी डिफरेंट किस्म के डायलेक्ट्स सुनने को मिलते हैं और नए लफ्ज़। बल्कि अभी मुझे एक लफ्ज़ पिछले दिनों किसी ने, अब मैं देखें जहन से निकल गया, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ था। उसने कहा ये इसको उर्दू में ये कहते हैं, आपको पता था? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ये सारे कराची में चल रहा है। तो अब वो मेरे जहन से निकल गया, मुझे दोस्त को कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा कि वो क्या वर्ड था। सो आप इसी तरह जब आप कोयटा चले जाएंगे तो आपको कुछ और लफ्ज़, क्योंकि मेरा असल ताल्लुक़ कोयटा से है, मैं लाइक सारी मेरी अर्ली एजुकेशन, मेरा ब्रॉट अप सब वहीं पे हुआ,
वो बिल्कुल एक अलग तरह की उर्दू बोलते हैं। उनका इस किस्म का अंदाज़ा, बल्कि एक दफ़ा एक बंदा था, वो आई गेस बॉक्सर था या वेट लिफ्टर था, तो उसका इंटरव्यू लेने गए, तो एक जर्नलिस्ट हमारे साथ था, तो उसने उसका इंटरव्यू लिया। उसने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उसमें भरूंगा कैसे, क्योंकि मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आपने वेट लिफ्टिंग का ये मेडल जीतने के लिए बहुत मेहनत की या मेहनत की, तो आगे से कहता था खामखा। अब वो खामखा ऐसे है कि मतलब आप कहते हैं हाँ यार ऑब्वियसली, मतलब वो ऑब्वियस, अगर आपको हर चीज़ का जवाब ऑब्वियसली मिलने लग जाए तो आप कहेंगे कि मैं जिगर आपके इंटरव्यू में भरूंगा क्या, कुछ तो एक्सप्लेन करें। तो वहाँ की अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। सो मुझे ना ये वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है कि ज़ुबान पे डिफरेंट वर्ड्स आ जाएं। मैं विश्वास भी बोल लेता हूँ, मैं मंच भी बोल लेता हूँ, क्योंकि ये सारे इस खत्ते के लफ्ज़ हैं। जिसको बोलने में आपको मज़ा आए वो बोलें। सही बात है। So thank you so much for watching this video. Now we'd like to say goodbye and thank you so much for joining us. आपका बहुत शुक्रिया। अदील अफजल साहब और नासाज और अदील भाई और कासा इधर जो आपका दिल जिस नाम से पुकार। It was great having you and talking with you. I think people would love to hear what you had to say. So see you next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.